नमस्कार बच्चों, मैं किरण प्रसाद सिंह आज की भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 11 का भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे। हमारी जो दूसरी पुस्तक है भारत भौतिक पर्यावरण, उसमें से खंड 3 इकाई 5 प्राकृतिक वनस्पति का आज हम विस्तार से चर्चा इसकी करेंगे। चलिए तो हम देखते हैं। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति जो चारों ओर फैली हुई है, उसका अध्ययन हम आज करेंगे। बच्चों, आज के जो विषय है हमारा, उसको सीखने के कई उद्देश्य आपके पूरे हो पाएंगे। जैसे कि आप वनस्पति अर्थात प्राकृतिक वनस्पति क्या है और मानव के द्वारा रोपित वनस्पति क्या है, उसे जानेंगे। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को जान पाएंगे। कितने प्रकार की वनस्पतियां हमारे भारत में पाई जाती हैं, वनस्पति का क्या महत्व है, इसे आप इस पाठ से समझ पाएंगे। वनस्पति पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, इसे आप विस्तार से जानेंगे और वन्य प्राणियों के बारे में भी आप इस अध्याय में जान सकेंगे। चलिए हम जानते हैं कि आज के इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे। मुख्य रूप से आज हम प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ, भारत में वनों के प्रकार, भारत में वन कितना आवरण है वनों का, वन का संरक्षण हम क्यों और कैसे करें, भारत में किस प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं और भारत में वन्य प्राणी के संरक्षण को विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए हम आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम जानें कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है। जैसा कि आप विषय से ही समझ रहे हैं, प्राकृतिक का अर्थ है कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त, अर्थात जो वनस्पति जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में यानी अपने आप ही फलते फूलते हैं, अर्थात प्रकृति प्रदत्त हैं, उसे ही हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है। इसी प्रकार कुछ वनस्पति मानव के द्वारा रोपित अर्थात मानव भी कुछ वनस्पति को, जैसे आप जानते हैं कि हम वन लगाते हैं, तो कुछ वनस्पति मनुष्य के द्वारा भी लगाई जाती है। अब प्राकृतिक वनस्पति उस पौधे के समुदाय को कहते हैं जो लंबे समय तक बिना किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के, मतलब जिसमें किसी और मनुष्य का या अन्य किसी का हस्तक्षेप नहीं होता, और वो जलवायु परिस्थितियों में के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, उन्हें ही हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो आपने समझा। चलिए हम आगे देखते हैं। आप इस स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति को देख पा रहे हैं। कुछ वनस्पति पर्वतों पर है, कुछ अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में है और कुछ पहाड़ के ढालों पर है। इस प्रकार की वनस्पति आपने अपने आसपास अवश्य देखी होगी। अब हम जानेंगे कि भारत में विभिन्न प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है उसके क्या कारण हैं और भारत में जो वनस्पति की विभिन्नता है वो क्यों है। तो भारत में वनस्पति की भिन्नता पाए जाने के 3 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला मिट्टी, दूसरा है जलवायु और तीसरा है धरातल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैदानों में मिट्टी की परत गहरी होती है, तो वहाँ अलग तरह की वनस्पति अर्थात चौड़े पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। पर्वतों पर मिट्टी की परत बहुत सक्रिय पतली होती है, तो वहाँ ऊंचे शंक्वाकार वन पाए जाते हैं। जलवायु का वनस्पति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो पर्वतीय वन है वो वहाँ पर जलवायु जिस तरह की है, और हम अगर भारत के पश्चिम में राजस्थान के मरुस्थल में देखें तो वहाँ ग्रीष्म जलवायु के कारण वहाँ पर जो उष्ण जलवायु है उसके कारण कटीली झाड़ी और नागफनी जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। और धरातल, समतल धरातल पर वनस्पति अलग प्रकार की मिलेगी और पर्वतों और मरुस्थलों में वनस्पति अलग प्रकार की मिलती है। तो मुख्य रूप से भारत में वनस्पति में भिन्नता के 3 प्रमुख कारण हैं, जिनमें है मिट्टी, जलवायु और धरातल। चलिए
यहाँ आप इस चित्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति को देख पा रहे हैं। सबसे पहले चित्र में आप घने वन देख रहे हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, जहाँ पर इस तरह की वनस्पति, बहुत सघन वनस्पति पाई जाती है। दूसरे चित्र में आप राजस्थान के की वनस्पति को देख रहे हैं। कम वर्षा के कारण दूर दूर और कटीले वन पाए जाते हैं। तीसरे चित्र में आप पर्वतीय वन देख रहे हैं जो शंक्वाकार वन है। इस प्रकार भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसके निम्न कारक थे। अब हम देखेंगे, मुख्य रूप से बच्चों आप अपने कॉपी में इसको नोट्स के रूप में ज़रूर लिखते जाइए। इस बार के जो आपके परीक्षाएं होंगी उनमें 3 और 4 अंक के प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्न आपको 4 अंक में पूछा जा सकता है, तो इसको आप ज़रूर कॉपी में नोट करते जाइएगा कि भारत में वन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो भारत में वन को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध शुष्क सदाबहार वन। बच्चों यहाँ पर उष्ण कटिबंध शब्द आ रहा है। कक्षा 11 में आपने कटिबंध, पृथ्वी के कटिबंध पढ़े थे, तो उसमें 3 कटिबंध हमने पढ़े थे। उष्ण कटिबंध का अर्थात होता है जहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। तो भारत के ठीक बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और ये उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में आता है। दूसरा हमने पढ़ा था शीतोष्ण कटिबंध, जहाँ न अधिक गर्मी और न अधिक ठंड पड़ती है। तीसरा होता है शीत कटिबंध। तो शीत कटिबंध का अर्थ है जहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है। तो हम भारत के संदर्भ में देखेंगे तो जितने भी वन हमारे यहाँ पाए जाते हैं वो सभी उष्ण कटिबंधीय वन है, चाहे वो सदाबहार वन हो, पतझड़ वन हो या कांटेदार वन हो। तो चलिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन एवं अर्ध शुष्क सदाबहार वन। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती का अर्थ है पतझड़ वनों से। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, जहाँ बहुत कम वर्षा होती है वहाँ कांटेदार वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन और बेलांचली या फिर अनूप वन, जिसको कि आप पहले से जानते हैं ज्वारीय वन, अर्थात समुद्र और नदी जिन स्थानों पर मिलती है वहाँ दलदली वन, मैंग्रोव के पेड़ पाए जाते हैं और उनको विशेष रूप से इसके अंतर्गत रखा गया है। तो आप पुनः दोहरा लें, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्धशुष्क सदाबहार वन। दूसरा उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। चौथा पर्वतीय वन और 5वां वेलांचली व अनूप वन, जिसे हम ज्वारी वन भी कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ये भारत के मानचित्र में हम विभिन्न प्रकार की वनस्पति को देख पा रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ पर जो सबसे पहले हिमालय में देखिए, उत्तर में हिमालय प्रदेशों में और उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है हिमाचली वनस्पति, अर्थात हिमालयी वनस्पति का अर्थ है यहाँ पर पर्वतीय वन से है। दूसरा आप देख रहे हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत के अधिकांश भाग में जहाँ वर्षा थोड़ी कम होती जाती है भीतरी भागों में, वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन अर्थात पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तीसरा आप देख रहे हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क उष्ण कटिबंधीय वनस्पति, जो किस तरफ भारत के पश्चिमी भागों में, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के इलाके में और कुछ मध्य प्रदेश और इनके पश्चिमी महाराष्ट्र, कर्नाटका और इन भागों में पाए जाते हैं। साथ ही ज्वारीय वन, देखिए ज्वारीय वन सुंदर नदी के डेल्टा में, महानदी के डेल्टा में, कृष्णा और कावेरी महानदी के डेल्टा में और गोदावरी नदी के डेल्टा में पाए जाते हैं। इसके बाद है उष्ण कटिबंधीय हरित वन। सदा हरित का मतलब होता है सदाबहार, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। इनमें आप देख रहे हैं भारत के पश्चिम में आप देखिए पूरा पश्चिमी घाट, पूर्व में देखिए तो पूर्व में, दक्षिण पूर्व में केवल तमिलनाडु और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का हिस्सा है और पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा का भाग है। इसके अलावा आप उत्तर पूर्व में आ जाएं तो यहाँ हम देखेंगे असम, मेघालय के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलिए अब हम इसको विस्तार से अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्धशुष्क सदाबहार वन हम किसे कहते हैं। ये वन
यहाँ मैंने आपको पहले भी बता दिया कि उष्ण का अर्थ होता है बहुत गर्म प्रदेश, लेकिन सदाबहार, क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय देश है, लेकिन फिर भी जिन भागों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये वन उष्ण और आर्द्र, मतलब जहाँ गर्मी भी हो और वर्षा भी अधिक होती है, उन प्रदेशों में ये पाए जाते हैं। मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी ढालों पर, आपने जैसे चित्र में देखा था, उत्तर पूर्व की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं। इसका कारण ये है कि जिन भागों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, आप जानते हैं बच्चों कि हमारा देश वर्ष में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला देश है, तो यहाँ पर वार्षिक वर्षा उत्तर पूर्वी राज्यों में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, और औसत वार्षिक तापमान यहाँ पर करीब 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इसलिए यहाँ सदाबहार वन और अर्धशुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसको हम और देखेंगे। ये देखिए, आप भारत के मानचित्र में देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से कि आसाम के जो आपको काले रंग से दिखाई दे रहा है, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य, पश्चिमी बंगाल में, तमिलनाडु के तटवर्ती भागों में, और पूरा पश्चिमी तटीय भाग जो भारत का पश्चिमी ढाल है उसमें मुख्य रूप से ये वन पाए जाते हैं। इसके अलावा हल्के रंग से आप देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अर्थात पतझड़ वन, इन भागों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पतझड़ वन पाए जाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और उष्णकटिबंधीय जो शुष्क सदाबहार वन थे, उनकी कुछ विशेषताएं हम पढ़ लें कि ये वन बहुत सघन होते हैं, क्योंकि वर्षा अधिक होती है तो यहाँ पर ऊंचे वन भी होते हैं और नीचे कुछ कटीली मिले जुले सघन झाड़ियाँ और साथ में बेलें और लताएं भी होती हैं। तो ये वन बहुत सघन होते हैं और पत्तों वाले, घने पत्तों वाले होते हैं। इन्हीं के नीचे झाड़ियाँ और बेलें भी होती हैं जिनका कद छोटा होता है। और मुख्य रूप से देखें तो इन वनों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक होती है। वर्षा के कारण ये अधिक लंबे होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्धशुष्क जो सदाबहार वन है, उनको हम सदाबहार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पत्तों के गिरने और नए पत्तों के आने की क्रिया, मतलब पत्ते गिरते भी जाते हैं और नए पत्ते आते भी जाते हैं, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि इन वनों में सारे पत्ते एक साथ गिर जाएं। तो इसीलिए ये हमेशा ही हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन कहते हैं। बच्चों, इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं रोजवुड, महोगनी, एनी और एबोनी आदि। रोजवुड और महोगनी बहुत ही महत्वपूर्ण, आप आसानी से इनके नाम आपको याद हो जाएंगे। देखिए, ये वन जो होते हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रोजवुड और महोगनी, इनका आर्थिक महत्व भी बहुत अधिक है और ये काफ़ी, इनके तना इनका बहुत मोटा होता है और इसीलिए इनका आर्थिक महत्व भी बहुत अधिक है। ये दोनों ही वन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं हम अर्धशुष्क सदाबहार वन। अभी हमने दो भागों में पढ़ा था कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्धशुष्क सदाबहार वन। अर्धशुष्क का मतलब कि जिन प्रदेशों में वर्षा कम होती जाती है, जैसा कि हमने मानचित्र में देखा था, उन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं और ये भी सदाबहार भी होते हैं और इनमें कुछ वन पतझड़ भी होते हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष होते हैं साइडर, होलक और केल इत्यादि। आप और विस्तार से अपने पुस्तक में और गूगल पे भी सर्च करेगा तो आपको और बहुत सारे नाम दिखेंगे, तो आप उनकी सूची ज़रूर बनाते जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए आपके सामने ये है, ये अर्धशुष्क सदाबहार वन है। आप देख रहे हैं कि सदाबहार भी है और वर्षा की कमी के कारण कहीं कहीं क्षेत्र खाली भी दिखाई दे रहा है। अब हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय पतझड़ यानी पर्णपाती वन। इन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि भारत मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है और यहाँ पर ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। तो ये वन इसीलिए पर्णपाती कहलाते हैं कि वर्षा ग्रीष्म ऋतु में ये अपने पत्ते गिरा देते हैं और वर्षा ऋतु के प्रारंभ में ये फिर से हरे भरे हो जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें मानसूनी वन कहते हैं। मुख्य रूप से जहाँ पर वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है, उन भागों में ये वन पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत के पूर्वी राज्य, जो पूर्वी राज्य हैं, हिमालय के पर्वतीय प्रदेश हैं,
पश्चिमी घाट अभी आपको मैंने मानचित्र में दिखाया था, और पूर्वी उड़ीसा, इन भागों में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से सागवान, ये नाम आपने सुने हुए हैं, साल, शीशम, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन के वृक्ष हैं। इसके अलावा बच्चों आप अपने आसपास नीम, पीपल, आम, अमरूद ये वृक्ष भी देखते हैं। ये भी पतझड़ वनों के उदाहरण हैं। ये देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इस तरह का आप ये सागवान के पेड़ देख रहे हैं, ये भी अपने पत्ते गिरा देते हैं। और इसी तरह से आप दूसरे चित्र में भी देख रहे हैं कि पूरे पेड़ अपने पत्तियां गिरा देते हैं, और इसलिए ये पर्णपाती वन कहलाते हैं। आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ये कटीले वन होते हैं क्योंकि वर्षा कम होती जाती है। जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम हो, बहुत कम वर्षा हो, उन भागों में कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में विभिन्न प्रकार के घास और झाड़ियाँ भी होती हैं, और मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी भाग में, जिनमें पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो शुष्क और कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, उन भागों में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि वर्षा, क्योंकि पश्चिमी बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में वर्षा कहीं कहीं पर 50 सेंटीमीटर से कम होती है, इसलिए इन भागों में कांटेदार वन पाए जाते हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं बबूल, इनमें कांटे होते हैं, खजूर, खैर और पलाश के वृक्ष हैं। उष्णकटिबंधीय सदा जो आप कांटेदार वन देख रहे हैं, उसमें नागफनी और इस तरह के वृक्ष आपने देखे हैं। तो आप ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। चलिए अब हम पढ़ेंगे पर्वतीय वन। इन पर्वतीय वनों को बच्चों हम 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला है उत्तर के पर्वतीय वन, जिनमें हिमालय के पर्वत आते हैं, और दूसरा दक्षिण के पर्वतीय वन। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में करीब 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर जो वन पाए जाते हैं, वो पर्वतीय वन कहलाते हैं। इसी तरह से यहाँ जो वृक्ष हैं, उनमें शेषनाग का जैसे सदाबहार वन है, और हिमालय के पश्चिमी भागों में देवदार के पेड़ पाए जाते हैं। जो उत्तरीय पर्वतीय वन में इस तरह के वृक्ष मिलते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो पर्वतीय वनों का महत्व बहुत अधिक है। इसलिए है क्योंकि इनका तना बहुत मोटा होता है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बच्चों ब्लू पाइन के और स्प्रूस के नाम से ये वृक्ष मिलते हैं। और दक्षिणी पर्वतीय वन, जो दक्षिणी हम प्रायद्वीप में कहेंगे, वो पश्चिमी घाट पर विंध्याचल के प्रदेश में और नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के वनस्पति पाई जाती है, जिसको शोलास कहा जाता है। जो नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्रों में जो वनस्पति मिलती है, पर्वतीय वन पाए जाते हैं, उनको हम शोलास कहते हैं। बच्चों ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में ज़रूर आप इनको तैयार करते रहिएगा। इसके अलावा इन वृक्षों के वनों में जो पर्वतीय वन है, उनके मुख्य वृक्ष मैग्नोलिया, लॉरेल, सिनकोना, बैटल आदि हैं, और इन वनों का आर्थिक महत्व बहुत अधिक होता है। पर्वतीय वन, आप यहाँ एक चित्र में पर्वतीय वन देख पा रहे हैं, और दूसरे चित्र में आप देख पा रहे हैं इनका तना बहुत मोटा होता है, इसलिए इनका व्यापारिक महत्व बहुत अधिक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे कि हमने वन पढ़ लिए, अब हम जानें कि वन का संरक्षण क्यों आवश्यक है और हम ये कैसे कर सकते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि वनों का जीवन और पर्यावरण से घनिष्ठ संबंध है। चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम आर्थिक और सामाजिक लाभ इससे उठाते ही हैं। अतः वनों के संरक्षण के लिए मानवीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर हम वनों का संरक्षण नहीं करें, आप वनों के लाभ जानते हैं कि मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, हरियाली बनाए रखते हैं, मनोहक दृश्य पैदा करते हैं, ये इनके प्रमुख महत्व हैं। तो इस तरह से इस संबंध में देश में वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की गई थी। वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की गई थी। बच्चों आप अंडरलाइन भी करते जाइएगा, अपनी किताब भी साथ में रखी है आपने, और उसमें आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंडरलाइन करिए ताकि उसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप तैयार कर पाएँ। और ये जो नीति थी, इसमें बाद में 1988 में कुछ संशोधन
किया गया। तो पहले वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की गई थी। चलिए आगे देखते हैं हम कि ये वन संरक्षण नीति जो बनाई गई, इसमें क्या क्या बातें, मुख्य रूप से क्या उद्देश्य थे, क्या प्रावधान थे। इसका पहला उद्देश्य ये था कि देश के 33% भाग पर वन लगाया जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भूमि पर वन लगाना, ये इसका एक मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि वन से पर्यावरण संतुलन को बनाना था और देश के प्राकृतिक धरोहर, जैसे हमारे जो जैव विविधता हमारे देश में पाई जाती है, उसका भी संरक्षण करना महत्वपूर्ण, इसका महत्व था। साथ ही मृदा के अपरदन यानी मिट्टी के कटाव को रोकना, मरुस्थलीकरण, मरुस्थल को बढ़ने से रोकना, ये इसके प्रावधान थे। साथ ही और कुछ अन्य प्रावधान भी थे, जैसे कि सूखे पर नियंत्रण रखना, निम्न भूमि से यहाँ अर्थ है जिनमें हम बहुत अच्छी कृषि नहीं कर पाते, तो वहाँ पर सामाजिक वानिकी जो वन्य कार्यक्रम है एवं वन आरोपण, वन वहाँ पर लगाना, वनों की उत्पादकता को बढ़ाना था। और पेड़ों की कटाई पर रोक के लिए जन आंदोलन भी चलाना था। आपने चिपको आंदोलन के बारे में कक्षा 10 में भी पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से इस नीति के, वन संरक्षण नीति के ये भी प्रावधान थे। साथ ही आप इस मानचित्र में, भारत के मानचित्र में देख पा रहे हैं महत्वपूर्ण, देश के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं। बच्चों, इसको ये प्रश्न कभी कभी मानचित्र प्रदर्शन में भी आता है और साथ ही इसके बारे में लिखने को भी आ सकता है, या ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी आ सकता है। तो आप मानचित्र में आप इसको ज़रूर बना लीजिएगा। सबसे पहले आप उत्तर पूर्व में देखेंगे कांजीरंगा नेशनल पार्क, ये आसाम में है। इसी तरह से आप देख रहे हैं सुंदरवन डेल्टा नेशनल पार्क, ये पश्चिम बंगाल में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, गिर पश्चिम में गुजरात में, और अगर हम उत्तर में चले जाएं तो रणथंभौर है, रणथंभौर राजस्थान में, रणथंभौर नेशनल पार्क, और इसी तरह से उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। दक्षिण में अब हम देखें तो बांदीपुर नेशनल पार्क है, कहाँ पर, कर्नाटका में, और केरल में पेरियार नेशनल पार्क है, तमिलनाडु में मदुमलाई नेशनल पार्क है। तो बच्चों, इसकी आप सूची ज़रूर बना लीजिएगा कि कहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। आप देखेंगे पूर्व में कांजीरंगा, अगर मानचित्र प्रदर्शन में आए तो अब आप इसको आसानी से भर पाएंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। भारत सरकार ने वनस्पति और प्राणी जगत के संरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, और आपको मालूम है प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले 1973 में प्रारंभ किया गया था। टाइगर्स जितने भी हैं भारत में, जो शेर की प्रजातियां हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगी थी, तो इन प्रजातियों को बढ़ाने के लिए ही प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश में भी इसमें बहुत काम किया गया। दूसरा जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वो एलिफेंट प्रोजेक्ट था। एलिफेंट यानी हाथी की प्रजातियों को बचाने के लिए वो 1992 में शुरू किया गया। इसी तरह से मगरमच्छ परियोजना, प्रजनन परियोजना, हंगुल परियोजना, और हिमालय के कस्तूरी मृग, आपको मालूम है कि कस्तूरी प्राप्त करने के लिए मृग का शिकार किया जाने लगा था, तो उसको बचाने के लिए हिमालय में कस्तूरी मृग एक बचाने के लिए उसकी परियोजना प्रारंभ की गई थी। तो मुख्य रूप से भारत सरकार के द्वारा प्राणी जगत के संरक्षण के लिए निम्न महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलाई गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, मगरमच्छ परियोजना, हंगुल परियोजना, हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना प्रारंभ की गई थी। अब बच्चों, आज के जो हमने अध्याय पढ़ा उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अब करने हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ लिखिए। आपने पहले स्लाइड्स में ही पढ़ा था, पहला स्लाइड जो था उसमें आपने पढ़ा है कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण है प्रश्न कि प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं।
बच्चों, ये जो प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ ये 3 या 4 अंक के आएंगे, जिनका उत्तर आपको 50 से 60 और मैक्सिमम 75 शब्दों में इनका उत्तर लिखना होगा। तीसरा प्रश्न है, भारतीय वनों के प्रमुख प्रकार लिखिए। ये प्रमुख प्रकार अलग अलग भी आ सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में लिखिए, या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों के बारे में लिखिए, या उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन के बारे में लिखिए, अथवा हिमालय के पर्वतीय वनों के बारे में लिखिए। ऐसे अलग अलग भी आ सकते हैं। फिर है, अर्धशुष्क वनों के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं। साथ ही और महत्वपूर्ण वृक्ष प्रश्नों में हम अगर जोड़ें तो पर्वतीय वन भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसको आप मानचित्र में भी बना लीजिएगा। पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, जो हमने पढ़े हैं वो आप लिखें। इसके साथ अपने आसपास के जो वातावरण है हमारे आसपास का, उसमें आपको कौन से वृक्ष ऐसे दिखते हैं जो कि पर्णपाती हैं, उनकी भी सूची आप बनाइए। पर्वतीय वनों का महत्व लिखिए से साथ ही वन संरक्षण नीति क्या है और इसके कौन कौन से प्रावधान थे, अर्थात इसके क्या उद्देश्य थे, ये आप लिखेंगे। और अंत में मैं एक प्रश्न आपको ज़रूर दूंगी कि भारत के मानचित्र में आप प्रमुख नेशनल पार्कों को दर्शाइए। अभी आपने पढ़ा है और इसको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। फिर भी मैं कहूँगी कि बच्चों, जब भी आप पढ़ने बैठें तो अपनी किताब अपने साथ रखें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंडरलाइन भी करते जाइएगा। इन में से आप लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी बनाइए और स्वयं उसकी तैयारी करिए। इस अध्याय में से ये आपका अध्याय भाग 1 था और इसका भाग 2 भी हम जल्दी ही उसे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये पाठ समझ में आ गया होगा। नमस्कार।